बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैजान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 11 दिसंबर 2022 का दिन है जी, संडे इतवार का। 290 रोज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन की जंग को। गुज़िश्ता एक हफ्ते की हम बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही थी कि यूक्रेन डीप इनसाइड रशिया पहुंच गया, इंपॉर्टेंट रीजन्स को टारगेट किया यूक्रेन ने, जिसके बाद डिफेंस एनालिस्ट ये बातें कह रहे थे कि रूस के सदर के पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने इंपॉर्टेंट रीजन्स इंक्लूडिंग मॉस्को को महफूज रखने के लिए यूक्रेन पर जोरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इससे पहले कि यूक्रेन रशिया के दारुल हुकूमत तक पहुंचे, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बातचीत की टेबल पर बैठने की कोशिश करेंगे। फिर ब्रिटनी ग्राइनर और विक्टर बूट का तबादला हो गया, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब की एक तो इस तबादले ने, और फिर ये बातें भी हुई कि हाँ, कुछ चल तो रहा है अमेरिका और रूस के दरमियान के इतने बड़े बड़े कैदियों का तबादला किया। इट मींस के इन दोनों के बैकडोर राबते नेगोशिएशंस की बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं इस तनाजे को। लेकिन एन उस वक्त जो एंगेला मर्केल हैं, जर्मनी की फॉर्मर चांसलर, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक स्टेटमेंट दी जिसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, जहां पर जंग बंदी की बातें हो रही थी, बातचीत की टेबल पर आने की बातें हो रही थी, रूस के ऑपरेशन के जल्द खत्म होने की बातें हो रही थी। वहां पर अब ये बातें हो रही हैं कि नाटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि हमें खतरा है कि फुल फ्लैज्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है रशिया और नाटो के दरमियान, और हम इस खतरे को टालने की, इस बड़ी जंग को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। एंगेला मर्केल ने ऐसी क्या स्टेटमेंट दे दी जिसके बाद उन्होंने अपने मुंह से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट्स, उनके ऑपरेशन और यूक्रेन को लेकर उनके कंसर्न्स को अपने मुंह से तस्लीम किया कि हाँ, पुतिन बिल्कुल दुरुस्त कहता है, जिसके बाद बड़ी जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंगेला मर्केल की स्टेटमेंट भी आपके सामने रखूंगा, नाटो के चीफ का बयान भी आपके सामने रखूंगा, और मैदान जंग में उस स्टेटमेंट के बाद जो शिद्दत आ चुकी है उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। उससे कबल थोड़ी सी हिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा। एक तो हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं वो कह भी रहे थे कि हिस्ट्री थोड़ी सी बताएं कि अमेरिका और रूस के नाटो को लेकर जो रशिया के कंसर्न्स हैं उनको छोड़कर अगर हम रशिया और यूक्रेन की बात करें, डॉनबास के लोगों की बात करें, तो फिर कौन राइट है कौन रॉन्ग है वो भी थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में बता दूंगा। लेकिन मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, स्किम स्कैन करके आपको बताऊंगा कि एंगेला मर्केल की स्टेटमेंट, ताकि आपको समझ आए कि वो कहना क्या चाह रही थी और कह क्या गई। यह आपको नजर आ रहा होगा क्राइमिया जो है वो रशिया के सेंटर के मॉस्को के साथ शामिल था जब सोवियत यूनियन बना। पहली मर्तबा 1954 में, 1954 में जोसेफ स्टालिन जो सोवियत का हुक्मरान था, उसने क्राइमिया को यूक्रेन एसएसआर के साथ शामिल कर लिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्राइमिया के अंदर इतने सालों, इतने दहाइयों तक मॉस्को का हिस्सा रहने के बाद क्राइमिया की जो आबादी का तनासब है वो बदल गया। यानी कि एथनिक रशियन, क्राइमिया की मेजोरिटी जो है वो एथनिक रशियंस की हो गई। 1954 में ये बन गया यूक्रेन एसएसआर का हिस्सा। जब सोवियत यूनियन टूटने लगा तो क्राइमिया ने कहा कि हमें एक अलहदा मुल्क बनाओ। जिस तरह बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स ने, नगोर्नो कराबाख ने भी कहा था कि हमें एक अलहदा मुल्क बनाओ, इसी तरह क्राइमिया ने भी कहा कि हमें एक अलहदा मुल्क बनाओ। लेकिन फिर तय ये पाया फाइनली कि क्राइमिया एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पर यूक्रेन मुल्क के साथ शामिल रहेगा। यानी इसकी अपनी एक पार्लियामान होगी, अपना जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो अलहदा होगा, एक ऑटोनोमस रीजन के तौर पर यूक्रेन मुल्क के साथ शामिल रहेगा। 2010 में विक्टर यानुकोविच बन गया यूक्रेन का सदर, एंड उस वक्त जब यूक्रेन पर तोल रहा था यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने के लिए, तो विक्टर यानुकोविच आ गया यूक्रेन की सदारत पर। विक्टर यानुकोविच को जो वोट मिले थे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेनियन साइड्स नजर आ रही हैं आपको, ये रेड कलर की, यहां से विक्टर यानुकोविच को वोट दिए, यानी कि एथनिक रशियंस ने वोट दिए। ये जो ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेनियन रीजन्स हैं यहां पर एथनिक रशियंस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विक्टर यानुकोविच का झुकाव जो है वो रशिया की जानिब था। वो भी रूसी झुकाव वाला लीडर था जिसने आते साथ उस यूक्रेन को, जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने के लिए पर तोल रहा था, वहां से उसके पर काट के विक्टर यानुकोविच ने रशिया के साथ एक बड़ा मुआहिदा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील साइन कर ली, जो कि राइट विंग पॉलिटिशियंस को, अपोजिशन को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने मुजाहिरों का आगाज कर दिया। यूक्रेन के अंदर मुजाहिरे फूट पड़े विक्टर यानुकोविच के खिलाफ कि तुम फिर से रशिया की गुलामी की तरफ जा रहे हो, हम यूरोपियन यूनियन की तरफ जाना चाहते हैं। कि यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा कलरफुल से अवाम है, कलरफुल सी गवर्नमेंट है, कुछ चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ ज्वाइन करें,
कुछ चाहते हैं कि वो रशिया के साथ ज्वाइन करें, यानी कि लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है यूक्रेन की और हिस्ट्री ऐसी है कि यूक्रेन बहुत अरसों तक 400 साल तक रशिया का, रशियन एम्पायर का हिस्सा रहा था। तो यहाँ पर कुछ ये हैं कि यूरोप की तरफ झुकाव वाले लोग भी हैं, लीडर्स भी हैं, और कुछ लोग और लीडर्स रूसी झुकाव वाले हैं। तो इसको लेकर ऑपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया विक्टर यानुकोविच के खिलाफ। इतना ज्यादा एहतजाज कि विक्टर यानुकोविच को उस एहतजाज को ताकत से रोकने की जरूरत पड़ी और ताकत से रोकने के चक्कर में बहुत सारे मुजाहिरीन मारे भी गए। फिर इतने ज्यादा मुश्तिल हो गए मुजाहिरीन कि वो विक्टर यानुकोविच को पकड़कर उसे मारना चाहते थे, तो विक्टर यानुकोविच फरार हो गया अपने मुल्क से। और फिर राइट विंग ऑपोजिशन ने विक्टर यानुकोविच की जगह एक और हुक्मरान को इंटरम सेटअप जो है वो अनाउंस कर दिया और फिर से यूरोपियन यूनियन के साथ पिंगे बढ़ाने का आगाज कर दिया। जो राइट विंग पॉलिटिशियंस थे, जो ऑपोजिशन थी यूक्रेन की, यानी कि उन्होंने एक मुंतखब सदर को भगाकर, चाहे वो रूसी झुकाव वाला सदर था तो उसे रूसी झुकाव वाले इलाकों से ही वोट पड़े थे ना, तो उसे भगाकर जो ऑपोजिशन है उन्होंने अपना एक बंदा बिठा दिया, इंटरम सेटअप अनाउंस कर दिया और फिर से यूरोप के साथ पिंगे बढ़ाना स्टार्ट कर दी यूक्रेन की ऑपोजिशन ने। जिस पर जो क्राइमिया की ऑटोनोमस गवर्नमेंट है उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को मदद के लिए पुकारा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने फौजी, अपने लोग क्राइमिया के अंदर भेज दिए। यहां पर क्राइमिया की जो गवर्नमेंट है उसने रेफरेंडम करवाया और यह अनाउंस किया कि भाई हम रशिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, और रशिया ने क्राइमिया को 2014 में अपने साथ शामिल कर लिया। ये वो वक्त था कि जो नई गवर्नमेंट यूक्रेन के अंदर आई थी विक्टर यानुकोविच को भगाकर, उसने जो एथनिक रशियंस थे उनके खिलाफ इकदामात उठाना स्टार्ट कर दिया, रूसी लैंग्वेज को खत्म कर दिया। यूक्रेन के अंदर जहां पर आधी आबादी जो है वो रशियन बोलती है, रशियन समझती है, वहां पर रशियन लैंग्वेज को खत्म कर दिया गया। जो नई हुकूमत थी विक्टर यानुकोविच को भगाने के बाद जो आई थी उसने रशियन लैंग्वेज को खत्म कर दिया। एथनिक रशियंस के साथ जो है वो नारवा सलूक रखना स्टार्ट कर दिया क्राइमिया की अलहदगी के बाद। ये वो वक्त था जब डॉनबास रीजन के अंदर मुजाहिरे फूटे और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ने शिद्दत इख्तियार की और डॉनबास रीजन और यूक्रेन के दरमियान एक जंग स्टार्ट हो गई। डॉनबास रीजन और यूक्रेन के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई। इन लड़ाइयों के दौरान बहुत सारे तैयारे भी, जो हवा में मुसाफिर तैयारे थे, गुज़िश्ता दिनों खबर गर्दिश कर रही थी, मुसाफिर तैयारे भी मिसाइलों की जद में आकर क्रैश कर गए थे, तबाह हो गए थे। सैकड़ों जो मुसाफिर थे वो भी मारे गए थे। बहुत ज़्यादा ये लड़ाई चली डॉनबास रीजन और यूक्रेन के दरमियान, और डॉनबास रीजन तब से मुतालबा कर रहा था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से कि क्राइमिया की तरह हमें भी ले जाओ, हम एथनिक रशियन हैं। क्राइमिया के मामले की वजह से हमारे साथ यूक्रेन ने जो है वो टसल निकालना स्टार्ट कर दिया, तो हमें भी ले जाओ। तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि एग्रीमेंट तय पाया यूक्रेन और डॉनबास के दरमियान। उस एग्रीमेंट को कहते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट। मिन्स्क एग्रीमेंट भी दो थे, एक मिन्स्क 1 था, एक मिन्स्क 2 था। ये जो मिन्स्क 1 था ये तो खैर महीनों बाद इसकी खिलाफ वर्जियां सामने आ गई थी। मिन्स्क 2 के 13 नुकात थे और उनमें ये तय पाया कि जो डॉनबास रीजन है उसके जो एथनिक रशियंस हैं उनको राइट्स दिए जाएंगे, लड़ाई बंद की जाएगी, हथियार फेंके जाएंगे, रूसी लैंग्वेज को बंद नहीं किया जाएगा, इनको जो है बुली नहीं किया जाएगा जो डॉनबास के लोग हैं, और इनके साथ जो टसलबाजी मुखालफत क्राइमिया के मामले की वजह से इनके साथ वो भड़ास नहीं निकाली जाएगी। इस एग्रीमेंट का हिस्सा थे जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी की एंगेला मर्केल भी थी और फ्रांस के उस वक्त के सदर इस एग्रीमेंट का हिस्सा थे जिसमें व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए। और इस एग्रीमेंट में 13 नुकात तय पा गए जिनकी अकॉर्डिंग टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस ऑपरेशन का, इस जंग का आगाज इसलिए किया क्योंकि मिन्स्क एग्रीमेंट के एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं कर रहा था यूक्रेन। एथनिक रशियंस को टॉर्चर करता था, रूसी जबान पर पाबंदी आयद रही, एथनिक रशियंस को बुली किया जाता था, डॉनबास रीजन के अंदर हमले किए जाते थे। डॉनबास के जो सेपरेटिस्ट हैं वो व्लादिमीर पुतिन को पुकारते रहे 2014 के बाद से कि आप हमारी बात सुने, ये मिन्स्क एग्रीमेंट नाम का एग्रीमेंट है, यूक्रेन इसकी बिल्कुल भी पासदारी नहीं कर रहा। और तब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस ऑपरेशन का आगाज किया कि हम डॉनबास की आज़ादी को अनाउंस करते हैं, मैं डॉनबास को रशिया का हिस्सा डिक्लेयर करता हूं, उस पर दस्तखत करता हूं और हम एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डॉनबास को आज़ाद करवाएंगे यूक्रेन के जुल्मों सितम से। ये थी स्टोरी जिसको एंगेला मर्केल ने बिल्कुल दुरुस्त करार दे दिया। एंगेला मर्केल ने स्टेटमेंट दी
ये आपको नजर आ रही होगी। एंगेला मर्केल ने ड्यूरिंग एन इंटरव्यू कहा कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट था ये तो सिर्फ हमने टाइम गेन करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया था ताकि यूक्रेन को वक्त मिल जाए रशिया का मुकाबला करने के लिए, वो अब इतना पावरफुल हो जाए कि वो रशिया से डॉनबास और क्राइमिया को वापस ले सके। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यही बात कहते थे कि यूक्रेन जो है वो दुरुस्त नहीं है, मिन्स्क एग्रीमेंट के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, डॉनबास के एथनिक रशियंस के ऊपर यूक्रेन जुल्म करता है, यूक्रेन जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक हमें यूक्रेन से, यूक्रेनियन रजीम से खतरा है। ये वो रीजंस थी जिसकी वजह से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस ऑपरेशन का आगाज किया था और एंगेला मर्केल ने वो रीजंस दुरुस्त करार दे दी अपनी स्टेटमेंट के बाद। अब उस स्टेटमेंट के बाद रिएक्शन सामने आ रहा है। जो एथनिक रशियंस हैं डॉनबास के, उन्होंने कहा जो 2014 से लेकर आज तक तुमने हमारे ऊपर जुल्म किया, हमारे बंदे मारे, हमारे घरों को जलाया, तो उसकी कंपनसेशन तो तुम्हारे से बनती है, क्योंकि तुमने खुद एडमिट किया कि एग्रीमेंट एक बराए नाम एग्रीमेंट था और एक्चुअली यूक्रेन को टाइम देना था, उसे ट्रेनिंग देनी थी, उसे असलहा देना था ताकि वो रशिया का मुकाबला करे और डॉनबास को, क्राइमिया को वापस ले सके। यानी कि रशिया पर हमला करने का मंसूबा यूक्रेन 2014 से बना चुका था। ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो ममालिक इसका साथ दे रहे थे 2014 के वाक़े के बाद, जिसे एडमिट किया जर्मनी की फॉर्मर चांसलर ने। और उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त एंकर ने कहा कि तुम उसी वक्त ले लेते रशिया से, ये क्राइमिया जाने ही ना देते, इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाने की क्या जरूरत थी, रशिया को चीट करने की क्या जरूरत थी। नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज जत्था थे टूट पड़ते रशिया पर। तो एंगेला मर्केल ने कहा कि नहीं, जिस तरह से अब नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, उस वक्त इस तरह से साथ नहीं दे रहे थे और मैं अकेले इतनी पावर नहीं थी जर्मनी की कि वो रशिया का मुकाबला कर सकता, इसलिए हमने ये एग्रीमेंट तय किया और टाइम गेन करने के लिए। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बातें हो गई दुरुस्त। एथनिक रशियंस कह रहे हैं कि हमें कंपनसेशन चाहिए। रूस की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। अभी जो विक्टर बूट, जिनको छोड़ा है अमेरिका ने कैदियों के तबादले में, उनका पहला इंटरव्यू था, ये आपको नजर आ रहा होगा। उनसे पहले इंटरव्यू के दौरान पूछा गया यूक्रेन और रशिया की जंग, डॉनबास की आज़ादी, तो विक्टर बूट ने कहा गलत, डॉनबास को 2014 में ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को आज़ाद करवा लेना चाहिए था। जब डॉनबास रीजन के लोग ये कहने लगे थे कि हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्राइमिया के मामले के बाद हमारे साथ सही सलूक नहीं रख रहे यूक्रेनी, तो उस वक्त ही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को डॉनबास को भी आज़ाद करवा लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद। अब भी अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन डॉनबास को आज़ाद करवा रहे हैं तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन एथनिक रशियंस पर जुल्म कर रहा है और अमेरिका रशिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये विक्टर बूट की रीसेंट स्टेटमेंट है, जो कि उन्होंने सालों के बाद, रिहा होने के बाद, उन्होंने रूस के साथ अपनी मोहब्बत और रूस की स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए ये बातें की और ये कहा कि रूस को अपनी पावर को ना सिर्फ बरकरार रखना है बल्कि बहाल भी करना है, ताकि ऐसे से जो यूनिट्स हैं यूक्रेन जैसे, जो डैमेज करना चाहते हैं रशिया को और इन्हें इस्तेमाल कर रहा है नेटो ममालिक, अमेरिका, तो ऐसी साजिशों को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को पहले ही नाकाम बना देना चाहिए था। चलें, खैर, अब भी इस ऑपरेशन को अपने अहदाफ तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को पहुंचाना चाहिए। अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के अहदाफ क्या होने चाहिए? रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन खुद कहते हैं कि हमें यूक्रेनियन रिजीम से खतरा है। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा था रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की बात पर, उन्होंने कहा था कि जब तक यूक्रेन एग्जिस्ट करेगा तब तक रशिया को खतरा रहेगा, इसलिए हमें यूक्रेन को नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिटाना होगा, क्योंकि नेटो ममालिक, अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर बहुत गंद कर दिया है, जिस गंद को ख़त्म करने के लिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ये ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं और स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं असलहे, गोले बारूद के अंबारों को, और जहां पर न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिशें कर रहा था यूक्रेन नेटो ममालिक की मदद से, उन जगहों को टारगेट करना यूक्रेन के अंदर रशिया के ऑपरेशन का मकसद था, जिसे दुरुस्त करार दे दिया एंगेला मर्केल ने। जिसके बाद नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि खतरा बहुत ज़्यादा है, फुल फ्लेज्ड वॉर में ये कन्वर्ट हो सकता है, तनाज़ा जंग जिसे हम रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। फुल फ्लेज्ड वॉर में क्यों कन्वर्ट हो सकता है ये तनाज़ा, ये जंग, उसकी वजह मैं आपको बता दूँ। बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। एक तो पोलैंड और दूसरा हंगरी। पोलैंड जो है वो यूक्रेन के कुछ इलाके हिस्टोरिकली पोलैंड के हैं, जो वेस्टर्न यूक्रेनियन साइड है, इसके कुछ इलाके लवीव समेत ये पोलैंड के हैं हिस्टोरिकली, जो कि पोलैंड से
यूक्रेन ने जब सोवियत का हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन, तो यूक्रेन ने सोवियत की मदद से पोलैंड से ये इलाके लिए थे। अब पोलैंड पर तोल रहा है कि मैं लवीव और ये जो अपने हिस्से हिस्टोरिकल हैं इनको बहाल कर दूं। हंगरी जो है वो भी कुछ इलाके क्लेम करता है कि यूक्रेन के ये इलाके जो हैं वो मेरे हैं, जिनमें से एक इलाका ज़करपात्या का इलाका है यूक्रेन का, जो कि हंगरी क्लेम करता है कि मैं ये इलाका लूंगा। अगर अब पोलैंड आ जाता है यूक्रेन के अपने हिस्टोरिक इलाके लेने के लिए, तो फिर ये रशिया नेटो जंग तब भी हो सकती है, क्योंकि रशिया अब कोशिश करेगा कि पूरे यूक्रेन, क्योंकि खतरा, अब यूक्रेन खतरा है रशिया के लिए जब तक वो एग्जिस्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू एंगेला मर्केल, यूक्रेन की एग्जिस्टेंस रशिया के लिए खतरा है। दिमित्री मेदवेदेव बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि यूक्रेन को नक्शे से मिटाएंगे तब हमारी जान छूटेगी। अगर हम डॉनबास रीजन को आज़ाद करवा लेते हैं, क्राइमिया को, इन 4 इलाकों को ले लेते हैं, उसके बाद क्या होगा? यूक्रेन फिर नेटो के साथ मिलकर इन इलाकों को डैमेज करने की, इन पर हमले करने की कोशिश करेगा, इन्हें फिर से रशिया से तोड़ने की कोशिश करेगा। इसलिए ओनली सोल्यूशन इज पूरा यूक्रेन। तो अब पूरा यूक्रेन अगर रशिया मंसूबा बनाता है कि पूरा यूक्रेन हमें लेना है, तो फिर पोलैंड और हंगरी मंसूबा बनाएंगे कि चलो बहती गंगा में हाथ धोते हैं और अपने हिस्टोरिक इलाके हम पहले ही ले लेते हैं। क्योंकि रशिया, पोलैंड अगर यूक्रेन के वेस्टर्न साइड पर आ गया अपने इलाके लेने, तो रशिया नेटो ममालिक से तो पंगा नहीं लेगा, लेकिन अगर रशिया ने पंगा लिया तो ये नेटो और रशिया जंग हो जाएगी। सिचुएशन बहुत टेंस है, बहुत क्रिटिकल है। मैदान जंग के अंदर भी बहुत ज्यादा लड़ाई रिपोर्ट हो रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बखमुत को डिस्ट्रॉय कर दिया रशिया ने, बिल्कुल मट्टी में मिला दिया पूरे बखमुत शहर को, जो कि डोनेट्स्क का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। और बखमुत को जो जंग है वो लीड कर रहे हैं चेचन्स और वैगनर ग्रुप, और चेचन्स और वैगनर्स को बहुत ज्यादा कामयाबी मिल रही है। बखमुत जो है वो आने वाले चंद घंटों में, आने वाले चंद दिनों में रशिया यूक्रेन से वापस ले लेगा। और बखमुत को लेने का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिकली ये शहर इतना इंपॉर्टेंट है कि डॉनबास रीजन, लुहांस्क रीजन मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाएंगे। बखमुत रीजन को कैप्चर, कंट्रोल करने के चंद घंटों और चंद दिनों के अंदर। यूक्रेन की जानिब से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं। सदर्न यूक्रेनियन साइड पर यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए। रशिया ने ओडेसा को भी टारगेट किया। मैं गुज़िश्ता वीडियो में बात कर रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये 4 इलाके और बस, मुझे लगता है कि यूक्रेन को लैंडलॉक्ड कंट्री बनाए बगैर रशिया नहीं रुकेगा और ओडेसा को भी कंट्रोल करेगा। ओडेसा पर रशिया ने स्ट्राइक्स की और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। 15 लाख ओडेसा के जो शहरी हैं वो अंधेरों में डूबे हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि ओडेसा को भी टारगेट कर रहा है रशिया। लेकिन जो ग्रेन की डील है, ग्रेन जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि ओडेसा की पोर्ट से निकल रहा है। तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि ग्रेन अभी निकल रहा है और हम कोशिश करेंगे कि मुआहिदा जो है वो कंटिन्यू रहे, मुआहिदा जो है वो कायम रहे रशिया के हमलों के बावजूद। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अभी ग्रेन ओडेसा की पोर्ट से निकल रहा है, लेकिन कब तक? ये जो एंगेला मर्केल की स्टेटमेंट है ये क्या रुख देगी इस तनाज़े को? क्या डॉनबास रीजन, ज़ैपोरिज़िया, खिर्सन को आज़ाद करवाने के बाद, और या फिर ओडेसा को भी आज़ाद करवाने के बाद, यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनाने के बाद, क्या रशिया अपना ऑपरेशन ख़त्म कर देगा? ये देखते हुए भी कि यूक्रेन की एग्जिस्टेंस से ख़तरा तो है, रशिया को भी ख़तरा है और इन 4 नए रीजन्स को भी ख़तरा रहेगा, क्योंकि यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर इस तरह की प्लानिंग करता रहेगा, जिस तरह की प्लानिंग, जिस तरह की चीटिंग 2014 में, 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट करके रशिया को चीट किया गया। डॉनबास रीजन को वापस लेने के लिए यूक्रेन ने टाइम गेन किया। तो इन स्टेटमेंट्स के, इन हकाइक के, इन चीटिंग्स के सामने आने के बावजूद भी क्या रशिया इन 4 रीजन्स को, इन 5 रीजन्स को कंट्रोल करने के बाद अपना ऑपरेशन खत्म कर देगा? फिर नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की बात दुरुस्त है कि ये तनाज़ा, ये जंग एक फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।